नमस्ते मित्रों, आज हम लोग बनारस हैं। बनारस जिसे सांस्कृतिक और धर्म की राजधानी भी कहा जाता है, तो हमारी हेरिटेज चर्चाएं चलती रहती हैं। जो हेरिटेज सारथी हैं उनसे हम लगातार बात करते रहते हैं। आज हमारे बीच में, जैसा कि पीछे के दिनों में हमने कौशल खुशवानी जी से और बाकी लोगों से बात की थी, आज हमारे बीच हैं डॉक्टर सुप्रिया शाह जी, आपके फादर, और हमारी मंडली की मित्र स्तुति राय। भी भारत की टीम आज काशी पर कई जगह पहुंची है। बाकी चीज़ों की जानकारी आपको हमारे चैनल से फिर मिलती रहेगी। अभी आज हम बैठे हैं, सुप्रिया शाह जी यहाँ प्रोफेसर हैं BHU में, वो वहाँ सितार सिखाती हैं। चूँकि भारत में साहित्य और संगीत कुछ ऐसा उसका संबंध है, और वो भी काशी, जहाँ बिस्मिल्लाह खान, जहाँ से किशन महाराज, उदय महाराज, ये तमाम लोग जो हुए हैं, इन्होंने भारत को न सिर्फ सांगीतिक रूप से, साहित्यिक रूप से, वरन सामाजिक रूप से भी बहुत समृद्ध किया है। तो आज हम इनसे बात करेंगे। भी भारत, जो कि भारत की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, उसी के सिलसिले में आज हम मैडम के साथ हैं। मैं बात अपनी शुरू करना चाहूँगा, चूँकि गंगा की गोद में हम लोग टहल रहे हैं नाव के माध्यम से। तो सुशांत भाई का एक हिंदी में छंद है कि कैसे गंगा जो है वह भारत की लेगेसी को, ज्ञान की परंपरा को जहाँ जहाँ गई है, जीवन की परंपरा को वह ले के गई है, और उसको कैसे आगे बढ़ाया है उन्होंने, इस बात का जिक्र करते हैं। भोजपुरी में है कि एहो जहानवी वेगवती, एहो जहानवी वेगवती, यही सभ्यता के दुलरई तिन इया दादी को कहा जाता है। तोहर धार जहाँ से बहे, ओह जामल बा सुचि ज्ञान के दिया, अब वेग तोहार प्रसार है ज्ञान के, कौन न अंजुलि में भर पिया, लाख युगंतर से बही जात बा, पानी के धार पे माटी के दिया। माटी जो पानी लगते ही गल जाता है, उस पानी पर मिट्टी का दिया लाखों युगों से बहता चला आ रहा है। वो ज्ञान की जो दीप्ति है, जो प्रकाश है, जो मशाल है, वह लगातार जलती चली आ रही है। उसी ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली माँ गंगा की गोद में बैठकर हम संगीत की चर्चा करेंगे, साहित्य की चर्चा करेंगे मैम के साथ। अब जैसा कि मैम से बात शुरू हो, स्तुति अपनी बात रखें। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि तन रबाब मन कींगरी, तन रबाब मन कींगरी, रगे भई सब तार, रोम रोम सुर देत है ते बाजत नाम की हार। तो साहित्य और संगीत के लिए बाबा विश्वनाथ को भी जाना जाता है, भोलेनाथ को भी जाना जाता है। उन्हीं की नगरी में आज हम हैं। मैं अब चाहूँगा कि स्तुति जो है हमारी बात को आगे बढ़ाएं। मेरा ये पहला जो क्वेश्चन ये है कि आपकी संगीत में रुचि कैसे पैदा हुई? आप कैसे, मतलब संगीत की तरफ आपका रुझान कैसे बढ़ा? तो सबसे पहले तो मैं भी भारत की आपकी जो पूरी टीम है, इसको मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आज माँ गंगा की गोद में ये अवसर हम लोग को मिल रहा है कि हम कला की, संगीत की और सितार की आज हम यहाँ बैठ के चर्चा करेंगे। इतनी सुंदर वातावरण है, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपको। और जहाँ तक मेरी संगीत की यात्रा शुरुआत है, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि मैंने संगीत नहीं चुना, संगीत ने मुझे चुना है। और सितार ने मेरा ये जो साज है सितार, ये शायद मेरा प्रारब्ध ही था कि मुझे सितार का जो ये तालीम मिली, और सितार से जो मैं एक मेरा बॉन्ड बना, एक रिश्ता बना, तो ये शायद ईश्वर की ऐसी इच्छा थी, क्योंकि मैं ऐसे किसी सांगीतिक परिवार से नहीं आती हूँ जिसमें ये परंपरा चली आ रही है। तो मेरी जो मेरा परिवार है उसमें सब प्रोफेशनल्स हैं, आप डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बिजनेस मैनेजर्स, इस प्रकार के। तो इसलिए ये बहुत ही केवल ये ईश्वर की कृपा
ऐसे ही हुआ है कि मैं बहुत बचपन से ही मैं ऐसे विद्यालय में गई जहाँ पे मैंने सबसे पहले सितार को देखा और उस साज की तरफ मैं आकृष्ट हुई। वो प्रथम परिचय जो आपने जब सितार को देखा तो वो आपकी उम्र क्या रही होगी? मैं बहुत छोटी थी, 9 साल की बच्ची थी मैं, और बल्कि और पहले शायद मैं 8 वर्ष की आयु में मैंने सबसे पहले मेरे स्कूल में मैंने सितार को देखा। और उस वक़्त हम लोग के पास ये ऑप्शन होता था कि हफ्ते में एक बार एक हॉबी क्लास के रूप में हम किसी भी विषय को चुन सकते थे। अपने जो आम जो नॉर्मल पाठ्यक्रम है उसके अलावा हॉबी क्लास के रूप में। तो मैंने सितार चुना चौथी कक्षा में आकर, क्योंकि उस वाद्य की तरफ मैं बहुत आकृष्ट हुई और उसके माध्यम से मैं ये देखती थी कि जो भी म्यूज़िक ले रहा है, क्योंकि उस वक़्त तो हम छोटे होते और ये कितनी एक सीरियस परसूट होता है म्यूज़िक का, और एक सीरियसली आपको सरेंडर करके गुरु के प्रति और संगीत के प्रति क्या सरेंडर चाहिए, ये सब तो उस वक़्त अकल नहीं होती है। तो उस वक़्त जो अट्रैक्शन था वो ये था कि मुझे स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, और वो चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और मैंने सोचा कि मुझे भी ये साज़ सीखना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से मैं एनुअल फंक्शन में भी भाग ले सकूँगी। तो वो एक बच्चे का जो मन होता है और जो चीज़ें बच्चों को लुभाती हैं, तो वही मेरे साथ भी हुआ, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस साज़ ने मुझे चुना क्योंकि ये सारे ऐसे योग बने कि मैं ऐसे स्कूल में जाने का मुझे मौका मिला कि जहाँ सितार इस तरह से एक विषय के रूप में वो लोग बच्चों को सीखने का मौका देते थे। तो वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई, और फिर मैंने घर में आके बहुत ज़िद करी कि मुझे आज ही सितार, जिस दिन मैं नाम लिखा के आई उस हॉबी क्लास में, उसी दिन आके मैंने बहुत ज़िद करी अपने माता पिता से कि मुझे आज ही एक सितार लेना है। और इत्तेफाक से हम पिताजी मेरे जब आए रात को 8 बजे, हम लोग गए सितार को ढूंढने, और फिर सारे योग ऐसे बने कि एक सितार उसी दिन मेरे घर में मेरे लिए आया। तो ये सब बहुत सुंदर योग रहा, और वहाँ से फिर मेरी यात्रा आगे बढ़ती गई। तो मतलब ये आपके जैसे एक संयोग ये मतलब है कि पूरा आप गई और फिर अचानक से आपने देखा और आपको इतना आकर्षित हुआ कि आपने ये पूरा एक संयोग है। जी तो बहुत ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस ये हुआ कि सब चीज़ें, एवरीथिंग फेल इन प्लेस मेरे लिए, सब चीज़ें बहुत अच्छे से। बहुत ही खूबसूरत संयोग, ये सबके साथ नहीं होता। मैम की बातें सुन के लगा काश मेरे साथ ऐसा कुछ होता। तो फिर मैम आगे जब सितार का आपका सफ़र शुरू हुआ तो क्या उसमें कोई बाधा नहीं आई? क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि इस विषय में मेरा फ्यूचर नहीं बन सकती या मैं बहुत आगे नहीं जा सकती, या कुछ ऐसा मन में नहीं हुआ वहाँ को जिसे बोलते हैं? ऐसा कोई विचार मेरे मन में मुझे नहीं लगता कि आए, क्योंकि जैसे जब सितार एक बार मेरे पास आ गया तो मैं अपने आप ही बहुत कुछ सीख नहीं पाई विधिवत रूप से। उस वक्त मेरी तालीम नहीं प्रारंभ हुई, जो स्कूल में थोड़ा बहुत हफ्ते में एक दिन आप क्या सीख पाएंगे, लेकिन अपने आप से मैं प्रयास करती थी। और जो उस वक़्त की जो कुछ धुनें होती थी, चाहे वो आरती, भगवान की आरती हो या हैप्पी बर्थडे की ट्यून हो, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं उनको अपने आप बजाने का प्रयास करूं। और मेरी माताजी ने फिर ये चीज़ मेरी देखी और उन्हें लगा कि नहीं, शायद मेरे अंदर ईश्वर ने प्रतिभा दी है, और फिर उन्होंने मेरे लिए एक प्रॉपरली मेरे को सीखने का मुझे मौका मिले अच्छे गुरु शिष्य परंपरा में। इसके लिए मेरे माताजी का बहुत प्रयास रहा, और उन्होंने मेरे लिए अच्छे गुरुओं को खोजने का बहुत जतन किया। और मुझे फिर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि सर्वप्रथम मुझे पंडित सतीश चंद्र जी जो कानपुर में थे, उनके सानिध्य में मेरी शिक्षा आगे बढ़ी, और उन्होंने बहुत ही प्यार से और बहुत जेनरसली मुझे सिखाया। तो उस वक़्त ऐसा कुछ मतलब एक के बाद एक चीज़ें होती गई मेरे साथ, और ऐसा कुछ सोचने का भी उस वक़्त ना मेरी सोच ऐसी कुछ बनी नहीं थी। हालांकि पढ़ाई की तरफ भी बहुत ध्यान था उस वक़्त, लेकिन ऐसी कोई सोच बनी नहीं थी कि ये मैं आगे ऐसा करूँगी या नहीं करूँगी। और बहुत आगे जब मैं दिल्ली आ गई और पंडित उमाशंकर मिश्र जी से भी मेरा तालीम आगे बढ़ी उनके सानिध्य में, तब फिर ग्रेजुएशन करते करते मेरी सोच बनी कि नहीं, मुझे इसी में आगे जाना है।
तो कभी, क्योंकि परिवार की तरफ से भी हालांकि परिवार में संगीत नहीं था और मेरे माता पिता भी संगीत की एज सच कोई जानकारी नहीं रखते थे, लेकिन हमेशा उनसे सपोर्ट इतना मिला कि कभी ये विचार मन में आए ही नहीं कि मुझे इसमें आगे मैं कुछ कर पाऊँगी या नहीं, बस वो होता गया। और क्योंकि माता पिता का बहुत सपोर्ट था तो कभी ये प्रेशर नहीं था कि नहीं तुम्हें एक करियर बनाना है, इसमें कैसा करोगी, उसमें कैसा करोगी, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ कभी भी हमारे घर में चर्चाएं नहीं हुई। और जो मैंने डिसीजंस जब भी लिए तो उसमें मेरे पिताजी और माताजी का भरपूर सहयोग रहा, तो इसके लिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो कभी ऐसे मन में विचार आए नहीं। जब माता पिताजी की बात होगी तो सर से मैं जानना चाहूँगा कि सर आप क्या करते हैं सर? मैं मैनेजमेंट में रहा, वैसे तो अच्छा मैं इंजीनियर हूँ। अच्छा सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की 1969 में ओके सर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। अरे वाह। और उसके बाद में जैसे सभी लोग जॉब करते हैं, जी जॉब करते रहे और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगाई जी। बड़ी बड़ी कंपनियों में, जैसे LML की स्कूटर प्लांट मैंने लगाया। अच्छा, और उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मैंने किया। क्या बात है। और उसके बाद में अभी एक मशहूर लोहिया कॉर्प कंपनी है और उनका वोवन सैक बनाने की मशीनरी बेचते हैं जी। उसके कारण मैं समझता हूँ कि उस कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और फार्म इंडस्ट्री में, क्योंकि वो वोवन सैक में सीमेंट्स का जाना शुरू हुआ और फर्टिलाइज़र्स का वोवन सैक। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ, वो भी उस भी टेक्नोलॉजी पे मैंने ही काम किया और मैंने वो फैक्ट्रियाँ लगाई। उसके बाद में मैं एक जर्मन कंपनी का, जो दुनिया की सबसे बड़ी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की कंपनी है, हर एक के घर में हर रोज़ उस कंपनी में बना हुआ, उस कंपनी की मशीनों से बना हुआ कुछ ना कुछ सामान हर एक के घर में हर रोज़ आता है। अच्छा। इस देश में, पूरे देश में। जी। मैं उसका मैनेजिंग डायरेक्टर था 20 साल तक। मैंने उनको यहाँ शुरू किया, उनका यहाँ स्थापना की जी। और 20 साल तक, बल्कि 21 साल तक मैं उनका मैनेजिंग डायरेक्टर था। ये पूछने का मेरा यही था कि आपको एनकरेज करा आप लोगों ने, आपके माता पेरेंट्स ने, तो मुझे ये ध्यान में आना था कि मैंने फिर वो लोग क्या करते थे जो ये सोचते हैं, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे साहित्य लोग पढ़ते सुनते और बाँचते हैं, वो लोग भी साहित्य और संगीत में अपने बच्चों को बहुत सिक्योर नहीं मानते जी कि ये इनका एज अ करियर कुछ हो सकता है या फिर ये इसमें बहुत बेहतर कुछ कर सकते हैं जी। तो पूछने का बस अपना जो था वो इसी की वजह से था। कारण था कि मेरे पिता ने मुझसे संगीत मेरा छुड़वा दिया और मैं आगे चल के फिर मैंने हिंदी साहित्य में वो आई। तो यहाँ मैं एक और ऐड करना चाहूँगी कि इसमें दो बातें हुई। एक तो मुझे बहुत अच्छे गुरुओं से सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो भी मतलब हर किसी को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो ये सारा मेरा प्रारब्ध ही था और ईश्वर कृपा थी, गुरु कृपा थी कि ये सब मेरे जीवन में हो पाया। और उसकी वजह से जो तालीम मुझे मिली वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कभी ऐसा मन में नहीं आया। और गुरुओं को देख के ये संस्कार अपने आप अंदर पड़ गए कि संगीत को संगीत के लिए करना है। उससे हम ये अपेक्षा रखें कि इससे हम क्या बनेंगे, हमारा आगे क्या हमारा करियर अपॉर्चुनिटी, या हम उससे कितनी धनोपार्जन कर पाएंगे या नाम कर पाएंगे। तो अगर मन में ये सब विचार आने लगेंगे तो संगीत की तो जो साधना है वो साइड में ही रह जाएगी। तो संगीत को संगीत के लिए ही करना है, ऐसा गुरुओं से को देखते हुए हम बड़े हुए और सीखा, ये उन्हीं से सीखा मैंने। तो ये सारे संयोग जो हुए और ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली उसके कारण कभी ऐसा मन में नहीं आया कि इसको लेके कोई इनसिक्योरिटी है प्रोफेशनल, ऐसा कुछ। स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा जो तुलसी बाबा कहते हैं कि अपने अंतः के सुख के लिए मैंने रघुनाथ की कथा लिखी। जी। ठीक उसी के लिए आपने संगीत की साधना प्रारंभ की और एज अ करियर आज आपके बीच है और जिसकी वजह से हम आपको जानते हैं। जी। बेशक अगर कहा जाता है कि किसी चीज़ को पाने से अगर हमें फ़ायदा होता है तो एक इंटेंशन कि उससे हम कितना लाभ ले सकते हैं ये होता है। तो सीखने में चालाकी हो जाती है और जहाँ चालाकियाँ होती हैं वहाँ वो बहुत सहजता नहीं हो पाती उन चीज़ों में। तो और जब आदमी स्वांतः सुख के लिए पढ़ता है, गुनता है, कुछ करता है तो उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा ही होती है। तो यही बात जो है ये अच्छी चीज़ है। जो लोग
सितार को सीखना चाहते हैं, जो लोग संगीत में आना चाहते हैं, तो ये बात निकल के आती है कि आप अपने मन की शांति के लिए, अपने अंतर्नाद को जागृत करने के लिए, कला के लिए और होनी स्वर को चाहिए। समर्पित, उसको जी। समर्पण होना पड़ेगा। अगर आप उससे कुछ अपेक्षा रखेंगे तो वो कभी पूरी नहीं होने वाली है। आप उसके प्रति समर्पित होंगे तब ज़रूर आपको कुछ अपने आप ही ईश्वर कुछ ना कुछ आशीर्वाद स्वरूप ज़रूर कुछ देंगे। तो ये जो मैम का जो सफ़र रहा इसमें संघर्ष तो उतना ही है, बहुत संयोग से ये चलता रहा है। कहते हैं ना, जैसे हाईवे पे गाड़ी दौड़ती है, मैम की गाड़ी दौड़ रही थी, वो गलियों में नहीं गई, वो सीखने के समय हाँ कोई संघर्ष नहीं रहा, लेकिन एक महिला होने के नाते आगे जीवन में बहुत सी जिम्मेदारियां आती है, संघर्ष आते हैं। संघर्ष के बिना मेरे ख्याल से एक व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का संपूर्ण निर्माण और एक संगीत में भी परिपूर्णता बिना संघर्ष के मुमकिन नहीं है। और इसलिए वो संघर्ष भी बहुत रहा है, लेकिन उस संघर्ष के प्रति भी मैं ईश्वर की आभारी हूँ कि वो संघर्ष ना होता तो शायद मेरे व्यक्तित्व में जो मैं सीख पाई और जो एक एक्सपीरियंस से जो आपके अंदर एक समझ बूझ आती है और जो भाव, स्पेशली जो भाव आपके मन में उत्पन्न होते हैं, जो एक संवेदनाएं उत्पन्न होती है, वो बिना संघर्ष के मुमकिन नहीं। और वही भाव जो है आपके संगीत में आगे चलकर उन्हीं भावों की अभिव्यक्ति होती है और उसी से वो संगीत सुंदर बनता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस तो बात पे गालिब का एक शेर याद आता है जी। कि जितनी बढ़ती गई पीरी गालिब, पीर मतलब जो दर्द है, जितनी बढ़ती गई पीरी गालिब, मेरे शेरों पे उतनी जवानी आई। तो जो दर्द है वो संगीत को हो चाहे साहित्य को कहें, बिल्कुल वो देखने की और उसको फील करने की एक दृष्टि देता है, और वो जो दृष्टि होती है ना, क्या खूबसूरत होके आती है। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि मैम के पीछे हमेशा उनके माता पिता का सपोर्ट बना रहा, वो कभी हटा नहीं जी। इसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। हाँ, क्योंकि तभी हमें मैम मिली। बिल्कुल, इसका श्रेय बहुत बेशक। बड़ी मात्रा में मेरे माता पिता को जाता है। मेरी माता ने तो बहुत ही प्रयास किए, पिताजी का भी बहुत सपोर्ट रहा और मेरे गुरुओं का। और अब मैं पिछले कुछ समय से पंडित विश्व मोहन भट्ट जी के सानिध्य में अपनी सांगीतिक क्या यात्रा को बात आगे है, बढ़ा रही हूँ। तो इन सभी गुरुओं वाह। की वजह से मेरा संगीत यहाँ तक पहुँच पाया और आगे भी प्रयासरत रहने का मेरा पूरी इच्छा है और कोशिश है। मैम मेरा एक ये प्रश्न था कि सितार का, अगर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सितार का जो परिचय है कि सितार किस तरह से अमीर खुसरो ने उसका निर्माण किया और किस तरह से सितार आया और भारतीय संस्कृति का वो हिस्सा कैसे बना। जी। तो जो सितार का ओरिजिन है, ऐसा आम तौर से लोग ऐसा समझते हैं और ये केवल एक भ्रांति है, जो क्योंकि सितार को हमने एकेडमिकली भी स्टडी किया है, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय से जुड़ी रही हूँ और मैंने सितार में पूरा अध्ययन किया है। तो अध्ययन करने के बाद जब हम उसके इतिहास में जाते हैं और ऐतिहासिक जो उसका पूरा एवोल्यूशन है इस साज का वो देखें, तो असल में अमीर खुसरो जी को जो दिया गया वो कुछ भ्रांतिवश हो गया, ताकि हमारे जो भारतीय संस्कृति है और जो हमारा जो देश है, इसमें प्राचीन काल से जो कुछ वीणाएं ऐसी प्रचलन में थीं जिनका ही आज एक डेवलप्ड रूप है वो सितार है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले वो त्रितंत्री वीणा थी, जो 3 तार की वीणा, और फिर तो वो हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही थी और उसके उल्लेख हमें अपने प्राचीन ग्रंथों में भी प्राप्त होते हैं और उसको त्रितंत्री वीणा कहते थे। आगे चल के जैसे जैसे इतिहास के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है कि जब पर्शियन इन्फ्लुएंस आई, जब बाहर के जो लोग हैं हमारे देश में आए, तो उनके साथ भी कुछ साज आए और वहाँ पर पर्शिया में एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता था सहतार, जिसका अर्थ वही है 3 सह, मतलब पर्शियन में 3 और तार, और हमारे यहाँ थी त्रितंत्री वीणा पहले से। तो उनको उच्चारण में संस्कृत के शब्द जो है वो थोड़े क्लिष्ट लगते थे, तो इसलिए उन्होंने उसको सहतार और फिर वो अपभ्रंश होते होते सितार हुआ। पर वो उसमें और बहुत से डेवलपमेंट्स हुए, क्योंकि जो त्रितंत्री वीणा थी वो और आज हमारा जो सितार है, अब इसमें 7 मेन स्ट्रिंग्स होती हैं या 6 to 7 मेन स्ट्रिंग्स होती हैं, 11 से 13 इसमें सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स या तरबे होती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि उसका जो विकास क्रम है
वो कितना लंबा रहा और उसमें कितने कितने स्टेजेस आए होंगे कि उस त्रितंत्री वीणा से आज हमारे पास सितार इस रूप में हमारे बीच है और इतना पूरे विश्व में जिस तरह से प्रसिद्ध हुआ है। तो ये उसका विकास क्रम रहा है। और ऑफ कोर्स आज की तारीख में सितार जो है एक पूर्ण वाद्य के रूप में है, क्योंकि इस पर आज की तारीख में ऐसा कोई भी संगीत का ऐसा कोई जॉनर या स्टाइल नहीं जो उस पर हम भली भांति निभा नहीं सकते या उसको बजा नहीं सकते। तो उस तरह से ये एक पूर्ण वाद्य है और ना केवल हमारे देश में पर विभिन्न देशों में, पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध हुआ है और अलग अलग प्रकार के संगीत में भी म्यूजिशियंस ने इसका प्रयोग किया है। तो उस तरह से ये वाद्य बहुत ही एनरिच्ड इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, तो मैम जैसा कि ये बस एक भ्रांति है कि अमीर खुसरो ने इसको किया, उसके अंदर भी कुछ ऐसे अलग अलग मतांतर हैं, जिनमें से एक मत ये भी रहा है विद्वानों का कि अमीर खुसरो खान एक हुए थे जिनको ये श्रेय जाता है, और क्योंकि नाम में सिमिलैरिटीज़ थी तो इसलिए वो कहीं ना कहीं एक उसको लेके कन्फ्यूजन बना और फिर आगे वो काफ़ी लोगों के बीच ये बात आमतौर से लोग जानने लगे कि अमीर खुसरो साहब ने, हालांकि अमीर खुसरो साहब भी का अलग से बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, उनके ख्याल और कव्वाली और इन सब चीज़ों में उनका बहुत योगदान रहा है। बहुत बड़े वो पर्शियन पोएट थे। जी आमिर खुसरो की का बात, उनका जिक्र आया तो मुझे याद आता है, खुसरो बाजी प्रीत की खेलू पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे हारी पी के संग। और फिर जब वो देखते हैं कि उनके गुरु, ये पर्शियन जो है उसमें वो अपने गुरु को, अपने इष्ट को ही प्रेयसी के रूप में मानते थे, प्रेमी के रूप में अपने को मानते थे। तो वो है उनका मैंने जो इन्फ्लुएंस रहा है ठुमरी पे चाहे बाकी चीज़ों पे। याद आया तो मुझे भी खुसरो के कुछ पंक्तियाँ याद आ गई कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। तो और इससे वो वाकया जुड़ा है शायद कि उनके गुरु, जब वो अपने गुरु के पास जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो गई होती है, निजामुद्दीन औलिया की। अच्छा। और उनके इंतकाल पर उन्होंने ये जो अपनी रचना है ये उन्होंने कहा। ये जो कफन जो है वो काले रंग के कफन उन्हें उड़ाए गए थे, तो वो गोरी सोवे सेज पर मुख पे डाले के चल खुसरो खराब ने, वो ईश्वर रैन भाई गुरु चला गया है इसलिए संसार में अंधेरा हो गया है। बहुत सुंदर ख्याल है। क्या कहन है मने, क्या फीलिंग्स है उसमें, ये बताता है कि कितने अच्छे संगीतज्ञ, कितने अच्छे साहित्य को जानने वाले थे। एक एलन माइनर हुआ करती थी विदेश की, जिन्होंने काफ़ी सारा काम सितार पे किया है। उन्होंने भी, जैसा कि आप कह रही थी कि हमारे हिंदुस्तान में हम अपने साहित्य को, अपने इतिहास को अपनी दृष्टि से कभी नहीं देखते हैं। बाहर वालों ने क्या कहा है हमेशा इस बात पर जोर देते रहते हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है कि ये हमारे मन में एक धारणा बन गई होगी कि एलन माइनर ने जो शोध किया इस पर, और उन्होंने कहा कि आमिर खुसरो ने इसकी स्थापना की है। सबसे पहले जिनकी पुस्तक में ये बात सबसे पहले शायद मेंशन हुई है, और वहाँ से ये चीज़ें फिर और आगे चलता है। एक हम अपने अगर प्राचीन ग्रंथों को ना पढ़ें, आधार ग्रंथों को अगर हम ना पढ़ें, या हम अपने वास्तु स्कल्पचर्स को ना देखें, उनका प्रॉपर अध्ययन ना करें, तो ये भ्रांतियाँ फैलना बहुत आम बात है। और अब लेकिन जो स्कॉलरली जो या एकेडमिक जो ट्रेडिशन है उसमें ये जो विभिन्न मतांतर हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, और वहीं से ये जानकारी मिलती है कि असल में हिस्ट्री क्या रही है सितार की, क्या जर्नी रही है सितार की, और कैसे वो आज वैसे ही तमाम जो चीज़ें हैं उत्तर भारत में या मध्य भारत से इधर अगर देखा जाए तो जो बाहरी जो लोग आए उन्होंने काफ़ी चीज़ों को बदला। अगर हम देखते हैं कि हमारे जो मूल रूप से बचे हुए स्कल्पचर्स हैं जो साउथ में हैं, तो वहाँ पे हमें तबला का भी अस्तित्व दिखाई देता है। जो स्कल्पचर्स हैं, जो पुराने मंदिर हैं, उनमें तबला का भी रूप दिखाई देता है, और तबला का भी जनक खुसरो साहब को कहा जाता है।
मध्यकाल में हुआ है, ऐसा कहा जाता है। तो ये हमेशा से होता है कि हमारे इतिहास को बदला गया है। हाँ। हम कहते हैं ना कि अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को बदल दिया, उससे पहले मुगलों ने हमारे इतिहास को बदल दिया। तो और ये जो जैसे जैसे हमारे यहाँ विदेशी आते गए, हमारे इतिहास को बदलते गए, वो अपने दृष्टिकोण से हमारा इतिहास लिखे हैं। तो ये जो चीज़ें आई, मतलब अब हम ये यकीन मानेंगे कि जो हमारे आज के विद्वान हैं, जो हमारे आज के संगीतज्ञ हैं, वापस से उन भ्रांतियों को ख़त्म करके और जो वास्तविक चीज़ें हैं उसे लेकर आएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ माँ सरस्वती, जो कि कुछ संगीत की देवी मानी जाती हैं, उनको वीणा के साथ उनकी तस्वीर वेदों से मिलता आ रहा है, वेदों से मिलता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं कि ये जो इतिहास बदलने का जो कारण है, तो आज ये समझ में आएगा किस तरीके से ये जो चाल चली जा रही है, हमारी चीज़ों को किसी और का बताया जा रहा है। तो वो असल में अगर हम इतिहास में अगर जाएं तो हम ये पाएंगे, और हम पूर्ण विश्व के भी संस्कृति का और कलाओं का और संगीत का इतिहास देखेंगे, जो कि कुछ मात्रा में अध्ययन करने का मुझे मौका मिला, क्योंकि मैंने एक इंस्टीट्यूशनल, मेरी गुरु शिष्य परंपरा में तो संगीत की तालीम हुई, पर जो एकेडमिक एस्पेक्ट है संगीत का, वो मेरे को यूनिवर्सिटी से मैंने प्राप्त किया। तो इस जब हम स्टडी में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि पूरे ना केवल भारत देश के वाद्य जो है या जो यहाँ का संगीत है वो यहीं का है जाति संगीत, लेकिन पूरे विश्व की अगर हम कलाओं को देखें, संस्कृतियों को देखें, और वाद्यों के जो बेस्ट के जो भी वाद्य हैं उनके पे अगर हम हिस्ट्री को ट्रेस करें तो कहीं ना कहीं वो सारे वापस हमको उनकी जो जड़ें हैं वो हमारे देश में मिलेंगी। तो यहाँ से जब संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ और यहाँ से लोग बाहर निकले, यहाँ पे जो विदेशी हैं वो आए ओवर द हिस्ट्री के अलग अलग एजेस में, तो वो जो आदान प्रदान हुआ उससे कैसे यहाँ से चीज़ें बाहर गईं और फिर पूरे विश्व में फैली, और फिर वहाँ किस किस रूप में वो विकसित हुई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है, और ये ज़रूर अगर कोई रुचि रखता है तो उसको इसमें जाना चाहिए, और बहुत कुछ इसमें जानकारी फिर प्राप्त होती है जो बहुत भी भारत अपने परंपराओं को जिंदा रखने के ही क्रम में काम कर रहा है। और आज एक रहस्य जो था, एक जो विवाद है कि ये सांगीतिक परंपरा में चाहे जो तमाम चीज़ें जो बदली गई, वो एक शेर है ना, वो एक शेर है ना कि वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से, हम यकीन न करते तो क्या करते। तो इतने सलीके से, चूँकि हमारी अपनी गलती है, हमने अपने इतिहास को संजो के नहीं रखा, याद नहीं रखा, अपनी पीढ़ियों तक नहीं बताया, बिल्कुल सही, उनको आगे नहीं बढ़ाया उसी सलीके से जिस सलीके से उन्होंने हमारा इतिहास हमको पढ़ा दिया। तो ये हमारी गलती है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे ऊपर है अब कि हम कैसे अपनी चीज़ों को जाने। प्राचीन काल से हम अपनी जो जड़ें हैं उनकी तरफ उन्मुख होएं और उनको हम जानने का प्रयास करें, तो अपने आप बहुत सी चीज़ें साफ़ होती जाएंगी, और अपने अंदर वो स्वाभिमान हमारे को, हमारी नई पीढ़ी को भी वो स्वाभिमान होना चाहिए कि हम क्या थे, और वापस से हमें उसको पुनर्जागृत करना है और पुनर्स्थापित करना है। तो ये हमारी अपनी और आने वाली पीढ़ियों की ये जिम्मेदारी बनती है। तो ये बिल्कुल है कि मैं जैसा कि हिंदी साहित्य की, तो मैं थोड़ी चर्चा उसकी भी कर दूंगी संगीत के साथ, कि मैम ने जैसा बताया कि संगीत को भी विदेशियों ने पहले वो चीज़ें लिखनी शुरू की, गलत तरीके से हमें भ्रांतियाँ फैलानी शुरू की जनमानस में, और हिंदी साहित्य में भी यही हुआ कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास एक विदेशी ने लिखा, गारसा द तासी, जो फ्रेंच विद्वान थे, उन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा, और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बदल दी। तो ये जो बहुत ये चालाकी से जो चीज़ें चल रही थी, अब ये हमारा काम है कि हम वापस से उस चीज़ को स्थापित करें, अपनी वास्तविक चीज़ को लाएं। कारण ये भी हो सकता है कि क्योंकि जो हमारी चीज़ है उसको हम ही समझ सकते हैं, और कोई भी और देखेगा तो वो अपनी जो जिस परिवेश में वो पला बढ़ा है उस परिवेश से वो दृष्टि वो रखेगा, तो वो दृष्टि से उसकी समझ भी उसी हिसाब से होगी। तो शायद इसका कारण ये भी रहा है कि उनकी अपनी समझ रही है, क्योंकि उनका अपना एक दृष्टि रही है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारे शास्त्रों को देखने की। और क्योंकि हमारा जो सारी परंपराएं रहीं, चाहे शास्त्रीय परंपराएं, चाहे कला से संबंधित जो परंपराएं रहीं, चाहे धार्मिक, चाहे आध्यात्मिक, जितनी परंपराएं रहीं वो बहुत उत्कृष्ट थी, मतलब बहुत ही उच्च कोटि की और बहुत ही विद्वत्तापूर्ण, जब तक किसी की अप्रोच ना हो और उस परिवेश में वो ना पला बढ़ा हो, तो उसको समझना
बहुत कठिन है। तो ये भी एक रीज़न रहा, शायद कभी जान के हुआ या नहीं भी जान के हुआ, पर ज़रूर ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि आप क्योंकि मैं भी अगर किसी पाश्चात्य सभ्यता को देखूंगी तो वो मैं उसको हमेशा अपनी जो मेरी समझ है, मेरी जो परवरिश है, मेरा जो परिवेश रहा है, उसके मापदंड पर ही मैं उसको हमेशा उसका आकलन करूँगी। तो हमारे को अब ये समझना होगा कि नहीं, हमारा जो है उसे हमें अपने स्टैंडर्ड्स पे अब उसका आकलन करना होगा और उसको उन्हीं स्टैंडर्ड्स को हमें स्थापित करना होगा पूरे विश्व के सामने। ये हमारी अब जिम्मेदारी बनती है, ऐसा मुझे लगता है। और जैसा कि मैम ने कहा कि हमें पूरे विश्व में अपनी चीज़ों को फैलाना है। पंडित रविशंकर और उन लोगों ने ऐसा मतलब बहुत किया। तो इस आकाश मैम के पास सितार होता और हम कुछ राग रागिनियाँ सुन लेते। बिल्कुल, अगर आप लोग कहते हैं मैं ज़रूर लेके आती, क्योंकि ये माँ गंगा की गोद में मैं सितार वादन कर पाऊँ तो मेरे लिए तो आशीर्वाद होता बहुत माँ गंगा का। भैया आपको कभी आगे है बी भारत से तो हम जुड़े हुए हैं, तो कभी आगे ज़रूर ऐसा कुछ भी हाँ, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो पूरे साजो सामान के साथ हम जुड़ेंगे, क्योंकि मैम एक कार्यक्रम में थी और उसमें थकन भी हो गई होगी, काफ़ी लंबा कार्यक्रम चला यही 80 घाट पे। तो इस वजह से हम लोगों ने मैंने सोचा कि आज फोर्स नहीं करते हैं, फिर कभी आते हैं, सुनते हैं अच्छे से, चूँकि थकन के बाद अब फिर वो जो क्या बोलते हैं, वो जो फील आना चाहिए तारों में, तो वो थोड़ा सा उसमें रह जाती बात। नहीं तो संगीत से ऊर्जा ही मिलती है बेशक। बिल्कुल मतलब सितार हाथ में हो तो अपने आप माइंड और बॉडी सब रिफ्रेश हो जाते हैं। और अभी आपने मेरे दादा गुरुजी का नाम लिया, पंडित रविशंकर जी का, इस संदर्भ में कि पूरे विश्व में उन्होंने किस तरह से भारतीय संस्कृति, कला, संगीत और विशेष रूप से सितार को कितना उन्होंने प्रसारित किया है। और मैं आप बी भारत के सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि मेरे दादा गुरुजी पंडित रविशंकर जी भी बनारस में ही उनका जन्म हुआ था और यहीं पे उनका घर था, और यहाँ पे भी रह के उन्होंने बहुत से शिष्य, बहुत योग्य शिष्यों को तैयार किया और उनको तालीम दी। तो बनारस की उनका ये जो जुड़ाव है उनका, ये भी मैं यहाँ ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी, आप सबको बताना चाहूँगी कि वो भी यहीं के थे और उनको बहुत लगाव था बनारस से, बहुत प्यार था उन्हें बनारस से। तो ये जैसा कि आप मैम के माध्यम से पता चला कि पंडित रविशंकर उनका जन्मस्थली बनारस है, महादेव बचपन यहाँ बीता, फिर उन्होंने आगे उनका कर्मस्थली भी रही क्योंकि उन्होंने अपना यहाँ गुरुकुल खोलने का भी प्रयास किया। तो बनारस की जो महिमा है, काशी की जो महिमा है, महादेव की नगरी, वेदों का यहाँ पे लिखा गया, व्यास जी ने, गौतम बुद्ध ने यहाँ पहला उपदेश दिया। तो काशी जो है ये हमारी काशी, और राजन साजन मिश्र मतलब इतने संगीतज्ञ, साहित्यकार, किशन महाराज, कबीर की नगरी, तुलसी की नगरी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, इतने नाम है भारतेंदु, हरिश्चंद्र, मतलब ये प्राचीन नगरी है और यहाँ पर कौन नहीं हुआ। और विश्व गुरु बनने हम लोग इसीलिए थे क्योंकि काशी यहाँ थी, और साउथ में भी तमाम ऐसे लोग हुए जिन्होंने इन चीज़ों को किया। इसके साथ माँ गंगा यहाँ बहती आ रही, वैसे ज्ञान की गंगा यहाँ अनवरत बहती आ रही है, और एक तरह से ये राजधानी है हमारी कला, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म सभी की, और पूरे विश्व से तो लोग आते हैं और यहाँ की भी महान विभूतियाँ पूरे देश से आई, उन्होंने यहाँ अपनी साधना की है। तो मैम ये सही बात है कि माँ गंगा, मुझे ये लगता है कि काशी में आने के लिए माँ गंगा ने अपनी धारा को उल्टी बहा दिया। बेशक, तो ये चीज़ें हैं, ये वो काशी है जहाँ शंकराचार्य को आना पड़ा। तो काशी की महिमा और संगीत का जो साथ है वो निरंतर चल रहा है, आगे भी जब तक रहेगा ये विश्व तब तक चलता रहेगा। और एक मैम मेरा एक और प्रश्न था कि अभी जो जिस तरह से सितार की हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारे वाद्य यंत्र, भारतीय जो वाद्य यंत्र है, कहीं ना कहीं वो पिछड़ते नज़र आ रहे हैं। तो वो चीज़ें मतलब ये यथार्थ है और यथार्थ से हम अपना मुख मोड़ नहीं सकते हैं। तो ठीक है, प्रशंसाएं बहुत है, लेकिन प्रशंसा के साथ आलोचना भी होनी चाहिए, और आलोचना यही है कि
हम व्याघात से मुख नहीं मोड़ सकते हैं। मेरे खुद के जो अब मेरे साथी हैं, बहुत सारे लोगों ने सितार का नाम तक नहीं सुना है, वो नहीं जानते कि सितार होता क्या है, उन्हें नहीं पता कि सितार में 20 तार होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि क्या आपको क्या लगता है कि किस तरीके से मतलब हर बच्चे को पता हो अपने भारतीय वाद्य यंत्र के बारे में? वो विदेशी बहुत आसानी, वायलिन के बारे में सबको पता है, गिटार के बारे में सबको पता है, पियानो सब जानते हैं, लेकिन सितार या जो भी वीणा है या जो अन्य भारतीय वाद्य यंत्र है उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। तो इसकी क्या भूमिका रही है? तो इसके कुछ कारण हैं। एक तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप ऐसा जो मेरा अनुभव है अपना, वो काफ़ी इतना मतलब काफ़ी पॉजिटिव है। मैम का इतना खूबसूरत अनुभव है तो उसमें आलोचनाएं आ ही नहीं पा रही हैं। हाँ, मेरा ये अपना पर्सनल हमेशा अप्रोच रही है हर चीज़ को लेके कि मैं हर चीज़ में पॉजिटिविटी के साथ ही हर चीज़ को देखने का प्रयास करती हूँ। और जो मेरा अनुभव है वो ये है कि सितार में और शास्त्रीय संगीत में, मतलब ना केवल सितार पर सभी जो शास्त्रीय संगीत की अलग अलग, चाहे गायन हो चाहे विभिन्न वाद्य हो, तो बहुत ही मतलब रिमार्केबल टैलेंट जो है वो हमें जो नई पीढ़ी है उसमें देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल मतलब क्या कहना चाहिए कि इतना अचंभित करने वाला टैलेंट आजकल आ रहा है आगे। तो ऐसा नहीं है कि नई पीढ़ी में इसकी वो जानकारी नहीं है। अब जैसे मैं संगीत से जुड़ी हूँ और मुझे स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम है, तो मेरे साहब अगर स्पोर्ट्स के विषय पे बात करेंगे तो शायद मैं बिल्कुल ही आपसे कुछ उसमें कुछ ना, और मेरी बहुत रुचि भी नहीं रही क्योंकि मेरा हमेशा ध्यान संगीत में लगा रहा। तो इसलिए ये बहुत नेचुरल है कि अलग अलग रुचियाँ रखने वाले आपको नई पीढ़ी में लोग मिलेंगे। जो नई पीढ़ी है उसमें भी अलग अलग रुचि, मैं आ रही हूँ उस पर भी आ रही हूँ। मैं सबसे पहले एक पॉजिटिव दृष्टिकोण भी देना चाह रही थी। और जहाँ तक एक लैक ऑफ अवेयरनेस की जो आपकी एक कंसर्न है कि एक अवेयरनेस की कमी है, तो उसके ये कारण है कि ये एक बहुत बड़ा विषय है। और ये केवल हमारे संगीत या हमारे वाद्य यंत्रों तक सीमित नहीं है। हम अभी बात कर रहे थे कि ये पूरी हमारी जो रूट्स हैं उनसे ही हमारा जुड़ाव जो धीरे धीरे कटा ना, तो हम पाश्चात्य जो चीज़ें हैं उनसे हम बहुत इन्फ्लुएंस हुए और उनको बढ़ावा भी बहुत दिया गया। अंग्रेज़ी भाषा को हमारे देश में बहुत उच्च स्थान दिया गया और हिंदी बोलने वालों को कहीं ना कहीं हेय दृष्टि से देखा। तो ये हर पहलू पर ये जो सोच है, ये मानसिकता है, ये हर जगह हमें दिखी, केवल वाद्य यंत्रों को लेके या शास्त्रीय संगीत को लेके नहीं। तो ये सारे जो सोटू से जो ये प्रॉब्लम्स हैं या जो हमारे कंसर्न्स हैं, इनको मतलब पूरा सबको अप्रोच हमें इक्वली करना पड़ेगा। तो जब तक हम वो मानसिकता नहीं बदलेंगे, हमारी अपनी चीज़ों को लेके हम अपना स्वाभिमान नहीं बढ़ाएंगे, और फिर तभी वहाँ से फिर इंटरेस्ट भी आता है ना। क्योंकि अगर किसी चीज़ में हमें लगता है कि वो ये तो अच्छी है ही नहीं चीज़, या हम अपनी चीज़ों को लेके हमारे अंदर स्वाभिमान नहीं है या उस चीज़ के प्रति लगाव नहीं, तो हम उसमें इंटरेस्ट भी लेना छोड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ें, और इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी रोल है, सरकार का बहुत बड़ा रोल है, हमारे जो मीडिया है उसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस अवेयरनेस को क्रिएट करने में हम सबका योगदान हो। घरों में क्या हम अपनी संस्कृति की, अपने धर्म की, अपने फेस्टिवल्स की, अपने संगीत की चर्चा करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का रोल आ गया। अगर हमारे घरों में ही वो चर्चाएँ नहीं हो रही तो हमारे बच्चे उन चीज़ों की तरफ कैसे रुचि रखेंगे। और दूसरी ओर घर से बाहर निकले तो विद्यालयों में मैं देखती हूँ कि आजकल बहुत, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि धीरे धीरे संगीत, स्पेशली जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंडियन म्यूज़िक है, उनकी क्लासेस, जब मेरी खुद की शुरुआत स्कूल से हुई है हॉबी के तौर पे, देखिए कितना बड़ा योगदान है जो अब मैं देखती हूँ धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो स्कूल्स में हम क्यों नहीं वो चीज़ें वापस से ला रहे हैं। फिर हमारी सरकार जो है, जो प्राइम टाइम है उस पर हम क्यों नहीं शास्त्रीय संगीत को रेडियो पे या टीवी पे हमने क्यों नहीं कभी हमने उसके लिए स्लॉट्स रखे कि
उन इंस्ट्रूमेंट्स को या उस प्रकार के संगीत को दर्शकों तक या जो ऑडियंस है उन तक पहुंचाया जाए। जो हमारे मीडिया, इतने सारे हमारे पास चैनल्स हैं, इतने सारे मीडिया हाउसेस हैं, क्यों नहीं वो शास्त्रीय संगीत और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको लेके कुछ कार्यक्रम इस तरह के बनाते हैं कि, और ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ भी है कि अच्छा शास्त्रीय संगीत तो बहुत सीरियस टाइप का होता है या इसको एक श्रेणी के, क्योंकि जो हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े म्यूजिशियंस हुए हैं वो हर प्रकार के, जब वो मंच पर आए हैं तो उन्होंने हर एज ग्रुप और हर प्रकार की ऑडियंस को अपना संगीत सुनाया है और बहुत प्रभावित किया है, अपने संगीत से उनको प्रभावित किया है। इवन अगर पाश्चात्य देशों का देखा जाए, पाश्चात्य जो वेस्टर्न ऑडियंसेस हैं उनको भी देखा जाए तो जब वहाँ हिप्पी कल्चर इतना फैला हुआ था उस वक्त जाके एकदम प्योर रागदारी करके दादा गुरुजी पंडित रविशंकर जी ने किस प्रकार से एक रेवोल्यूशन सा वो ले आए थे कि हर कोई भारत की ओर देखने लगा, भारतीय संगीत में रुचि लेने लगा, सितार बजाने की, सीखने और बजाने की का इंटरेस्ट लेने लगा। तो ये इसमें बहुत मिला जुला एक प्रयास चाहिए अगर इन चीज़ों को हमें बदलना है। और फिर भी मैं ये कहूँगी कि चीज़ें टोटली ख़त्म नहीं हुई हैं और अभी भी हम देखते हैं कि नई पीढ़ी में बहुत लोग हैं स्पिक में की और इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस या स्कूलों में जा के हमारे वाद्यों, हमारे अच्छे म्यूजिशियंस को ले जा रहे हैं, वहाँ उनको सुनने का, उन वाद्यों को देखने का मौका मिला और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत अच्छा, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं ऐसे जब कार्यक्रम होते हैं। तो अब ये जो चीज़ें हैं इनका बस हमें एडवांटेज उठाना है और समझना है कि हाँ ठीक है, अब मिले जुले प्रयास से फिर से वो चीज़ें वापस से बहुत अच्छे रूप में स्थापित हो सकती हैं और अवेयरनेस बढ़ सकती है और इंटरेस्ट और सीखने की भी जो तमन्ना है वो लोगों में जागृत की जा सकती है। एक तो समस्या उसमें वक्त का भी है जी, कि लोग जो है कि वो बहुत जल्दी कुछ भी पा लेना चाहते हैं, झटपट। अभी गिटार हाथ में आया बस तुरंत बजाना शुरू। क्योंकि क्या है कि गिटार के लिए उनको ये नहीं सोचना है कि इसमें राग बजाना है, वो थोड़ी सी लयात्मकता पकड़ अगर लें तो उनका काम उनको लगता है कि हो गया। लेकिन शास्त्रीय संगीत को सीखने के लिए आपको एक लंबा समर्पण देना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, अपने आप को साधना पड़ेगा। तो वो साधने का वक्त, वो जो धैर्य है वो हमारे पास नहीं रह गया है। ये एक और बड़ा कारण है। जब 60 सेकंड की रील वाले युग में जब हम जी रहे हैं इंस्टाग्राम पर, तो उसमें जो पेशेंस है, जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि किसी भी, ना केवल शास्त्रीय संगीत, किसी भी काम को अगर आपको अच्छे तरीके से करना है, चाहे आपको एक अच्छा स्पोर्ट्समैन ही बनना है, तो उसके लिए आपको सालों साल की मेहनत करनी पड़ेगी, घंटों घंटों आपको रोज़ वर्कआउट करना पड़ेगा, रोज़ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो वो पेशेंस जब तक आपके अंदर नहीं है तो आप किसी भी विधा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन सकते हैं आप, पर मास्टर ऑफ नन तो आप फिर भी रहेंगे। तो इसलिए कुछ भी आपको अच्छे से करना है, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना है, अपनी जगह बनानी है और अच्छा एक वापस एक कंट्रीब्यूशन करना है अपने टैलेंट को, तो उसको होन करने का, उसको ब्लॉसम होने का और उसको तराशने का तो समय आपको देना होगा और वो मेहनत के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ये है, ये जो चीज़ें मैम ने जो सबसे अच्छी पॉइंट बोला कि जो 60 सेकेंड के रील्स वाले ज़माने में हम जी रहे हैं, सबसे पहले हमें अपने अंदर पेशेंस लाना है, धैर्य लाना है किसी भी चीज़ को गहराई से सीखने के लिए। और मैम आपका पसंदीदा राग कौन सा है? ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर राग अपने आप में सुंदर है और ये राग की कृपा हो जाए तो आप फिर उसको शायद थोड़ा सा कुछ उससे रूबरू हो पाएँ या उसको पहचान पाएँ। और ये केवल सुरों की जब कृपा होती है, राग की जब इच्छा होती है, कृपा होती है, तब ऐसा हो पाता है। लेकिन हाँ, कुछ राग हैं जो मैं सुनती हूँ और बजाने का प्रयास करती हूँ। तो किसी एक राग को तो चुनना मुश्किल है, लेकिन हाँ, सुबह के रागों में जैसे भटियार है, ललित है और शुद्ध सारंग, गौड़ सारंग, यमन और गोरख कल्याण, कामोद, बागेश्वरी, इस तरह के दरबारी, कांगड़ा, मियाँ मल्हार, बसंत, ये सब राग हैं जो मेरे काफ़ी दिल के प्रिय राग हैं। तो
तो मैम ये रागों का भी होता है, समय होता है ना कि कुछ राग सुबह बजाए जाते हैं, कुछ ऐसे दोपहर, जैसे सुबह का राग बिहाग है, शाम का राग अच्छा है, शाम का राग रात बिहाग का है बल्कि। अच्छा हाँ। और सुबह में नट भैरव है, भैरव के जो प्रकार हैं, और भटियार सुबह का राग है, ललित है, ये इस तरह के कुछ राग हैं जो प्रातःकालीन राग है, भोर के बिल्कुल। फिर हमारे यहाँ जो हमारी परंपरा रही है उसमें स्पेशली जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, मतलब नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, उसमें अभी भी समय सिद्धांत फॉलो होता है, और दिन के जो प्रहर हैं उनके हिसाब से राग निर्धारित हैं, क्योंकि उसमें उस तरह की स्वरावलियाँ होती हैं जिनका और जो जैसे जैसे दिन बढ़ता है हमारी मनस्थितियाँ भी चेंज होती रहती हैं। सुबह के समय जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो एक अलग सा हमारे शरीर का, मन का एक अलग स्थिति होती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है या शाम होती है और रात होती है, हम खुद ही अपनी ये अवेयरनेस हमारे अंदर रहती है कि हमारी मन की और शरीर की स्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो उसी हिसाब से स्वरावलियाँ भी रागों में इस प्रकार से है कि हर राग की स्वरावलियों का एक निश्चित एक मन पर प्रभाव होता है, एक उसका अपना एक कैरेक्टर होता है, और वो कहीं ना कहीं समय के अनुरूप होता है, जो दिन भर का जो अलग अलग प्रहर हैं उसके अनुरूप। इसीलिए और कुछ राग हमारे यहाँ सीजनल भी होते हैं, जैसे बसंत राग है बसंत ऋतु में, या बहार है, या मल्हार के जो प्रकार हैं वो वर्षा ऋतु के हैं, ऐसे हेमंत राग हेमंत है हेमंत ऋतु का। तो इस तरह से अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से भी हमारी परंपरा में, तो आप ये सोचिए कि कितनी रिच है और कितना चिंतन हुआ है इस पे, कितनी रिसर्च हमारे प्राचीन मनीषियों ने की है, प्राचीन जो हमारे शास्त्रकार और संगीतज्ञ हुए हैं प्राचीन और मध्यकाल से ही और अभी तक, कि कितना इस पे चिंतन मनन हुआ है, कितनी रिसर्च हुई है कि एक एक स्वर का और एक एक स्वरावली का क्या संबंध है हमारे अपनी मेंटल स्टेट से, इमोशनल स्टेट से, हमारे वातावरण से, समय से, क्या क्या हर चीज़ का क्या प्रभाव है और क्या हर लिंक है, उस पर कितना रिसर्च हुई है, और फिर उन्होंने उसको उस प्रकार से फॉलो किया है और आगे वो परंपराएं बनाई हैं। तो वैसे तो संगीत पे चर्चा कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, संगीत अथाह है, और मैम की बातों से लग रहा है कि संगीत हमें आध्यात्मिक भी बना देता है, हम आध्यात्मिक भी कहीं ना कहीं हो जाते हैं, जिस तरह से मैम बता रही है कि वो जो हमारी मन स्थिति है किस तरह से रागों के माध्यम से बदलती है, और ये चर्चा तो चलती रहेगी आगे। जैसे मैम ने कहा कि अगली बार मैम को सितार के साथ सुनेंगे, तो ये है। और भैया बताएंगे कि चीज़ें कि सर को, मतलब सर का क्या है, सर भी संगीत सुनते हैं? कहा जाए तो सुनना तो पड़ता होगा। मैम रियाज करती होंगी घर में, तो सुनना तो का ज्ञान तो नहीं है मेरे को, तो सिर्फ इतना ही समझ आता है कि ये अच्छा लग रहा है मेरे कानों में, ये अच्छा नहीं लग रहा है जी। लेकिन मेरा नाम मैं बता दूं, राकेश शाह मेरा नाम है। मैं जो इन्होंने कहा वो उस बात को मैं इसलिए एक एंडोर्स करना चाहता हूँ कि जो दुनिया में आज भी जी जो पॉप म्यूज़िक है, पॉप कल्चर है, या जो भी आप आज सुनते हैं, जिसके ऊपर आज बहुत लोग आजकल के बच्चे थिरकते हैं, असल में उन कलाकारों का अगर आप जीवन देखें जी, उन्होंने भी बहुत बड़ी साधनाएं करी हुई हैं जी। वो स्टेज पे कैसे भी दिखते हों, उन्होंने भी साधनाएं की हुई हैं। तो साधना हर जगह चाहिए जी। हमारे शास्त्रीय संगीत में साधना इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि हमारे आध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ है। भारत की संस्कृति में हर एक चीज़ आध्यात्म से जुड़ी हुई है, हर एक चीज़, यहाँ तक कि हमारे विज्ञान भी आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। और आप अगर हमारे पुराणों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि हर जगह जी, और बल्कि गीता में भी भगवान कृष्ण ने विज्ञान नाम से बुलाया है, हमेशा आध्यात्म को कहा है कि जो परात्पर का जो ज्ञान है वो विज्ञान है जी। तो ये जो है हमारे जो सारी साइंस है वो पूरी की पूरी जो है आध्यात्म से जुड़ी रहती है जी। क्योंकि हम हमेशा ब्रह्म को सर्वोपरि मानते आए हैं और वेद को सर्वोपरि मानते हुए हैं। और जैसा आपने कहा कि संगीत की इम्पोर्टेंस जैसा इन्होंने बताया, तो आप तो जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं कि सामवेद तो है ही इसलिए जी, सामवेद मूल है कि वेदों का कैसे
कहा जाए, कैसे गाया जाए, उसका गायन कैसे हो, इसको ही बताने के लिए सामवेद है जी। तो क्योंकि चारों वेदों से ही लेकर तो फिर नाट्य शास्त्र बना, उनसे वहीं से सारे शास्त्र पंचवेद निकले माना गया है उसे। हैं, सभी शास्त्रों से निकले हुए हैं, हमारे शास्त्र वेदों से निकले हुए हैं जी। और हमारे स्वयं भगवान विश्वनाथ यहाँ प्रकट हैं, जी। वो स्वयं नटराज हैं, गणपति जो हैं वो जी। संगीत में नाद जो है वाद्य यंत्र मृदंग बजाते हैं वो। और आखिरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि हमारे सारे सब कुछ संसार का, ब्रह्म का, धर्म का आधार है ओम, ओम जी ओंकार जी। और ओम का जो अंतिम वो है नाद, नाद जी। आ ओ माँ। मा और मतलब हकार, जी। ओंकार, मकार और उसके बाद में नाद। क्या बात। तो नाद क्या ही बात। जो है, नाद ही से संसार शुरू हुआ है, जिसको आज वेस्ट कहता है जी। जिसको कहते हैं बिग बैंग। बिग बैंग थियरी। वो हमारे यहाँ पहले से इस नाद के बारे में जी। विज्ञान पहले से मौजूद था, जी। हमने उसको जाना नहीं क्योंकि हमने उसको पढ़ा नहीं। बेशक बेशक। और मैं चूँकि विदेश बहुत ज़्यादा जाना आना मेरा रहा, बड़ी सब विदेशी कंपनियों के साथ काम करने के कारण, तो मैं जितना ज़्यादा वहाँ गया उतना ज़्यादा मुझे अपनी संस्कृति के लिए सम्मान और मेरा इंटरेस्ट और मेरा उसमें बढ़ता चला गया। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ और आप लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अरे सर बहुत बहुत हम लोग वास्तव में प्रयास है आपका, बहुत अच्छे पर्पस और ये आपका जो इंटेंशन जिस तरह से आप कर रहे हैं, जो सोच आपकी है इसके पीछे, बहुत बढ़िया है। बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आगे मैम। बढ़ाइए। और हमारी सोच और हमारा जो प्रयास है वो आप जैसे लोगों को देख के ही आगे बढ़ता है। हमें जब सितार की आवाज़ हमारे कान में पड़ती है, जब कहीं इतने डीजे की भीड़ भाड़ में जब कहीं सितार की आवाज़ पड़ती है और जब उस पर कोई राग अपने समय के साथ जब दिल के कोने कोने को छू लेता है, तो अभी जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि रोम रोम सुरदेत है बाजत नाम त्यार, तो वो जो हर एक अंग को, शरीर के हर एक रोए को छू कर और भगवान की याद दिलाना, क्या बात है, हे भगवान क्या स्वर है, क्या चीज़ है, तो वो हमें इन्फ्लुएंस करता है। और भैया की बातों से मुझे भी एक याद आया कि हम माँ गंगा की गोद में, और माँ गंगा को सुरसरी भी कहा जाता है। जी। तो ये भी है कि ये चीज़ें जो संगीत से ही पूरा जुड़ा हुआ है। तो बेशक। तो आज की जो हेरिटेज चर्चा है वो आज हम यहीं समेटते हैं, क्योंकि बातें तो करने लगे तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, तो कितनी दूर तक चलेंगे। तो आज की शाम आपके नाम रही, ये हमारा माने हम ऑब्लाइज्ड हैं, हम धन्य हैं कि आज की शाम हम आपके साथ रहे, आपके साथ हमने संगीत को जाना, हमारी संस्कृति को जाना और तमाम बातें हमने आपके साथ करी। इसके लिए आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर आपके माता पिताजी को भी, क्योंकि उन्होंने हमें मौका दिया कि उनके लिए वजह से हम आपको सुन सकते हैं। जी, श्रेय उन्हीं को है और मेरे जी, बेशक। गुरुजनों को है, ईश्वर गुरुजनों को उनका है। सफ़र इतना खूबसूरत है कि मैम जितना है हाँ मैम जी। और सर जितना है। बेशक। आप लोगों को बहुत आभार, धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।